हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अवतल और उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब निर्माण की बात की थी। उस प्रतिबिंब निर्माण को हमने समझा था। आज हम देखते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण के क्या यूज़ है, क्या उपयोग है, और एक मिरर दर्पण सूत्र या फिर कह सकते हैं दर्पण समीकरण को व्युत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन उपयोग से। उत्तल और अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। अवतल व उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है हम देखेंगे। अब इधर रख लेते हैं अवतल दर्पण, इस तरफ हम उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला जो उपयोग है अवतल दर्पण का, वो हेडलाइट के अंदर, गाड़ी की हेडलाइट, टॉर्च कह सकते हो, उनमें हम दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अभी सोच में आया होगा कि सर वो तो कहाँ है, बाहर तो कुछ ऐसी आकृति का बना हुआ रहता है, हेडलाइट्स के बाहर तो, टॉर्च के बाहर तो कुछ ऐसी आकृति का बना रहता है, तो ये अवतल दर्पण थोड़ी ना है। एक्चुअली जो बाहर है वो तो एक कांच है, वो तो एक ग्लास है, वो कोई दर्पण वगैरह नहीं है। तो वो दर्पण नहीं, और वो लाइट को बाहर निकलने में कोई बाधा वगैरह कुछ भी या फिर थोड़ा बहुत अपवर्तन जरूर करता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है। वो तो एक कांच हुआ सिर्फ। उसके अंदर देखिए आप, टॉर्च या फिर हेडलाइट्स के अंदर की आकृति को आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके की आकृति है उसकी। आप देखेंगे उनकी आकृति कुछ इस तरीके की रहेगी। ये अंदर से वो कुछ इस तरीके का आकृति का है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अंदर से वो इस आकृति का है। और जो बल्ब जो लगा रहता है, वो बल्ब कहीं थोड़ा आगे इस तरीके से इसमें यहाँ पर कहीं लगा रहता है ये बल्ब। ठीक है, ये एक दर्पण के भांति व्यवहार करता है। तो ये कि कौन किस तरह का दर्पण हो गया, ठीक है ना, ये एक अवतल दर्पण हो गया। होता क्या है, क्यों इसको, हाँ, इसको पूरा पैक भी कर लेते हैं, ग्लास बना लेते हैं। ग्लास आगे जो कांच होता है वो तो डिज़ाइन का होता है, वो किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है, ठीक है कि नहीं, अलग अलग गाड़ियों के अंदर अलग अलग डिज़ाइन का होता है। ये कुछ इस तरीके से आगे ऐसे हमने कांच लगा दिया। अब क्या होगा, इस बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश है, जब ये बल्ब जलेगा तो प्रकाश चारों दिशा में निकलेगा, ठीक है, और जो प्रकाश इस तरफ जाएगा वो सारा इस दर्पण से टकराएगा। ठीक है, किस तरीके से जाएगा, जो प्रकाश इस पर जाएगा, तो जैसे मान लीजिए प्रकाश में एक कई सारी प्रकाश किरणें बता रहा हूं मैं। ये देखिए कई सारी प्रकाश किरणें कुछ इस तरीके से आ रही है। अब आपको मालूम है परावर्तन के पश्चात ये इस तरफ वापस इस तरफ आएगी लौटकर। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बल्ब है वो उस बल्ब को कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि ये जो बल्ब है इसके फोकस पर आ जाए, लगभग इसके फोकस पर हो जाए। किसके फोकस पर, इस अवतल दर्पण के फोकस पर। तो अगर ये अवतल दर्पण के फोकस पर है तो ये प्रकाश किरणें कहाँ से होकर आ रही है, इस अवतल दर्पण के लिए फोकस से होते हुए आ रही है। तो फोकस से होते हुए अगर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये सारी की सारी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के इस तरीके से समांतर हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं आप। इससे क्या हुआ, एक हमें समांतर किरण पुंज मिल गया, समांतर प्रकाश पुंज मिल गया इस तरीके से। अगर ये नहीं होता तो जो प्रकाश किरणें वो समान रूप से चारों दिशाओं में फैल जाती, तो ज़्यादा प्रकाश किरणें आगे नहीं होती। अब आप खुद ही देखें, अगर प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती तो थोड़ा प्रकाश आगे जाता, सड़क पर थोड़ा ही जाता लगभग, और बाकी वाला प्रकाश दूसरे दिशाओं में भी विस्तृत हो जाता। उससे क्या होता, उससे ये होता कि ज़्यादा प्रकाश सड़क पर नहीं जाने से हमें सड़क पर अच्छे से नहीं दिखाई देता,
है ना। सड़क पर क्या है, अगर ढंग का प्रकाश सड़क पर नहीं गिर रहा है, मान लीजिए लो लाइट आपके पास है और लो लाइट किसी पर भी जलाओ तो आगे कोई रखी वस्तु हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें प्रकाश किरणों की संख्या कम है। तो अगर आपको जो चीज़ ढंग से देखनी है, हमें अगर गाड़ी है तो हमें क्या ढंग से देखना है, आगे सड़क ढंग से देखनी है, सड़क पर गड्ढा है या नहीं है, कोई पत्थर रखा हुआ है या नहीं है, हमें सड़क को ढंग से देखना है, इधर उधर वाली चीज़ों को नहीं देखना है अपन को। तो सड़क को ढंग से देखना मतलब सामने की तरफ देखना है। तो हम चाहते हैं हमारा ज़्यादातर प्रकाश जो इस बल्ब से निकला है वो सारा का सारा लगभग ज़्यादातर सीधा जाए। तो उसके लिए ये इस तरह का दर्पण बनाया गया ताकि ज़्यादातर जो प्रकाश है वो सीधा जाए, प्रकाश की ज़्यादा मात्रा सीधी जाए, सड़क पर जाए और सड़क पर हम अच्छे से देख सकते हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत प्रकाश इस तरह चारों तरफ विस्तृत भी होता है पर इतना नहीं होता। इसके होने की वजह से ज़्यादातर प्रकाश सामने की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये कारण है इसको ऐसा लगाने का। टॉर्च में भी ऐसा ही है, अगर टॉर्च में भी अगर सारा प्रकाश फैल गया तो हम तो जहाँ देखना चाहते हैं प्रकाश पूरा चारों तरफ फैल गया बराबर बराबर, तो हमें हर जगह दिखेगा बट कोई किसी भी चीज़ को हम ढंग से नहीं देख सकते, क्योंकि तीव्रता प्रकाश की चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बिखर गई। तो इसलिए उसमें भी ऐसा लगाते थे ताकि हम चाहते हैं कि हम जिस दिशा में देखना चाहते हैं, जिस वस्तु को देखना चाहते हैं, हम उसको ढंग से देखें, तो ज़्यादा प्रकाश उस पर जाना चाहिए। इसलिए उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सेम बंदोबस्त होता है। तो समझ गए होंगे कैसे अवतल दर्पण के अंदर अवतल दर्पण का टॉर्च के अंदर उपयोग करते हैं और किसके अंदर, गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर उपयोग करते हैं। चलिए इसके अंदर आते हैं, इसमें हम कहाँ यूज़ में लेते हैं। हाँ, स्ट्रीट लाइट्स आपने देखी होगी, है ना। स्ट्रीट लाइट्स जो सड़कों के किनारों पर जो लाइटें लगी रहती है रात के समय, वो लाइट्स आपने देखी होगी। वो कुछ इस तरीके से होती है। उसके अंदर का भाग कुछ इस तरीके से रहता है अंदर की तरफ, और यहाँ पर और आगे कहीं पर एक छोटा सा बल्ब लगा रहेगा और इसको ढक दिया जाता है किसी ग्लास से ताकि प्रोटेक्ट रहे, ये बल्ब प्रोटेक्ट रहे। ये किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है, आप देखते होंगे। तो ढंग से देखिएगा, उस स्ट्रीट लाइट्स में कुछ इस तरह की से बनी रहती है जो कि उत्तलाकार है ना। अब जो भी प्रकाश जो इससे निकलेगा वो इस पर गिरेगा, तो इस पर जो प्रकाश गिरेगा से इस पर गिरा, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा, इधर गिरा। ये उत्तल दर्पण की एक प्रकृति होती है, वो प्रकाश किरणों को विस्तृत कर देता है, फैला देता है, अपसारित कर देता है। तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा हर दिशा में, इस तरीके से फैला देगा। और हम यही चाहते हैं उस केस में, क्योंकि लाइट यहाँ पर लगी हुई, अगर वो एक लाइट की वजह से अगर उसने कई मीटर तक क्या नाम प्रकाश नहीं फैलाया तो बीच में अंधेरा रह जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमें पोल्स बहुत नज़दीक लगाने पड़ जाएंगे अगर एक लाइट की वजह से ज़्यादा प्रकाश उसने नहीं फैलाया रोड पर, ठीक है कि नहीं। तो फिर क्या दिक्कत होगी, रोड के किनारे पर हमें ज़्यादा पोल्स लगाने पड़ेंगे। ये क्या है, ज़्यादा रोड को कवर कर लेगा, है ना, बड़ी रोड ज़्यादा क्षेत्र कवर कर लेगा, ज़्यादा जगह पर प्रकाश डालेगा, तो ज़्यादा सड़क को हम देख पाएंगे या किसी भी एरिया को हम ज़्यादा देख पाएंगे इस एक लाइट के बदौलत। अदरवाइज़ फिर खूब सारी लाइट लगाइए, तो इसलिए ऐसा लगा देते हैं जिससे ज़्यादा क्षेत्र तक लाइट प्रकाश की किरणें जाए, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर अच्छा वाला बल्ब लगाते हैं ताकि प्रकाश किरणें क्या हो, ज़्यादा हो। तो प्रकाश किरणें ज़्यादा होगी तो बड़े क्षेत्र में भी होने के कारण हमको अच्छे से वो हम देख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक एक यूज़ इनका हो गया, ठीक। अगला यूज़ अगर देखें अवतल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर देखो, अवतल दर्पण की प्रकृति क्या है, वो वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है। अब आप देखिए, ये सीधा बनाता है, सीधा जब आभासी बनाएगा सीधा और बड़ा बनाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए, देखने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा बनाता है, ये बड़ा कभी नहीं बनाता। तो जहां आपको चीज़ों को बड़ा करके देखना है वहां पर आपको ये काम में लेना पड़ेगा। जैसे डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक, वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है ताकि जो दांत वगैरह है और कुछ में कैविटी है या नहीं है तो उसका पता लग सके, पर उसको पास में रखना पड़ेगा बिकॉज, और वो पास में रखता है, पास में ले जाता है उस चीज़ें, बिकॉज बड़ा और सीधा रखने के लिए आपको
जो है दर्पण को, वस्तु जो है दर्पण के फोकस के अंदर होनी चाहिए, है ना, ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। शेविंग मिरर, है ना, हजामती दर्पण जो होता है जिसमें हम शेव वगैरह करते हैं, वो दर्पण भी अवतल तरह का होता है। हम नॉर्मली घरों में कई जगह रहता है, कई जगह नहीं रहता है, और ज़्यादातर ये रहता है तो हमें सुविधा ज़्यादा होती है, बिकॉज अगर ये हजामती दर्पण होगा तो ये क्या काम करेगा, बड़ा बनाएगा, किसी भी वस्तु को का आकार बड़ा कर देगा, उसका प्रतिबिंब बड़ा बना देगा। तो अगर हम सामने रहेंगे तो चेहरे का जो शेप होगा वो बड़ा बनाएगा, उससे क्या है कि हम अच्छे से सेव कर सकते हैं, है ना। कोई छोटे अगर बाल भी रह जाता है तो उसको हम अच्छे से देख भी सकते हैं उसके अंदर, हजामती दर्पण में। तो इसका जो है दूसरा यूज़ क्या है, किसमें है, ये तो हो गया हेडलाइट, ये तो हो गया हेडलाइट के अंदर। और टॉर्च की बात कर सकते हैं इसमें, ये किसमें हो गया आपके, है ना, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया था दंत चिकित्सक काम में लेता है इनको, दंत चिकित्सक। और कहाँ बताया मैंने, हजामती दर्पण में, सेविंग मिरर कह सकते हैं आप इसको, ओके। ये है इसका एक और यूज़ देखें आप, ठीक है, क्योंकि देखो इससे बड़ा नहीं किया जा सकता, तो इनका कभी भी जिन चीज़ों को बड़ा करने में देखना, इनमें कभी इसका यूज़ नहीं ले सकते। अब आप देखिए, हमको जैसे व्हीकल्स होते हैं, जो भी वाहन होते हैं, उनके साइड व्यू मिरर, पार्श्व पृष्ठ दर्पण जो होता है, साइड के अंदर जो पीछे का दृश्य देखने के लिए काम में लेते हैं, साइड व्यू मिरर जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। पृष्ठ दर्पण भी कह सकते हैं, पृष्ठ दर्पण कह सकते हैं। साइड व्यू मिरर के जो है उसके अंदर देखिए हम ये वाला दर्पण काम लेते हैं उत्तल, क्योंकि उत्तल दर्पण जब हम काम में लेंगे तो देखिए, जब उत्तल दर्पण काम में ले, उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, छोटा बनाना, क्या वस्तु का आकार क्या बनाना, छोटा कर देना, उसका प्रतिबिंब छोटा बनाना। तो पीछे बड़े बड़े वाहन हो सकते हैं, है ना, तो उस पीछे वाले जो भी दृश्य है, उन सभी दृश्य को वो एक छोटे से द्वारक के अंदर दिखा देगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे पीछे जो है वो सब दिखे, और उसके लिए एक ऐसा दर्पण होना चाहिए जो सारे व्यू को, सारे दृश्य को छोटा कर ले, और उसमें कौन सा है, ये अपना उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण रहता है उसके अंदर भी। तो इस तरीके से इन दर्पणों का हम उपयोग करते हैं, इनकी क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर। कहीं बड़ा करना होगा, जहाँ जहाँ बड़ा करना होगा वस्तु प्रतिबिंब को, जहाँ बड़ा करना होगा तो वहाँ पर हम ये करेंगे, ये, और जहाँ छोटा करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम ये। तो सिर्फ यही दो उपयोग नहीं है, कई हैं, बस इनके गुण को याद रखिए, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है कि ये काम करना है तो छोटा करना तो ये वाला, और बड़ा करना है तो इसको। समांतर किरण पुंज, प्रकाश पुंज चाहिए तो ये, और नहीं चाहिए तो फिर ये, बिखेरनी है प्रकाश किरण तो ये। तो ये मेन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो है हम नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। दर्पण सूत्र या फिर दर्पण समीकरण। क्या है दर्पण सूत्र और दर्पण समीकरण, समझते हैं इसको। पिछली क्लासों में आपने ये सूत्र देखा होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे ही हम दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहते हैं। ये f फोकस दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। तो एक्चुअल में दर्पण सूत्र क्या है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति के मध्य संबंध को ही दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहते हैं, ठीक है। कई बार बोर्ड में आ जाता है इसको व्युत्पत्ति करना, इस फॉर्मूले को सिद्ध करना, बनाना इस फॉर्मूले को। तो आज हम इस फॉर्मूले को इस क्लास के अंदर व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या है ये चीज़ समझ तो गए। अब इनको डिराइव किया जाएगा, किसी भी दर्पण की हेल्प से इसको डिराइव किया जा सकता है इस सूत्र को। तो हम अवतल दर्पण लेते हैं,
एक अवतल दर्पण हमने लिया, ठीक है, एक मुख्य अक्ष बना देंगे इसके ऊपर, एक मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। अब हम ध्रुव वगैरह सारा कुछ दर्शा देते हैं इसके। ये ध्रुव, ये पी ध्रुव हो गया। अब यहाँ पर कहीं पर फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पर ले, तो वस्तु कहीं पर भी मान के इस सूत्र को डिराइव किया जा सकता है। तो हम एक साधारण सी स्थिति ले लेते हैं जिसमें व्युत्पत्ति करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम एक स्थिति ले लेते हैं जब वो सी के परे हो, सी से परे वाली स्थिति हम ले लेते हैं, ठीक है। ये इसको हम पॉइंट देते हैं ए या बी जो भी है, ये पॉइंट दिया हमने, ए पॉइंट है, ये बिंदु बी है, ठीक है, ऊपर वाला टॉप शीट्स आपने बनाया हुआ है। तो अब इसका जो प्रतिबिंब है वो हम इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं, हम इसका प्रतिबिंब बना लेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो वो प्रकाश किरणें यूज में लेंगे। पहली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी उसको हमें कहाँ से भेजना है हम देख लेंगे। अभी जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है वो परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस से होते हुए उनको गुजार दीजिए। तो इसको हम मुख्य फोकस से होते हुए गुजार देंगे, ठीक है। इसको हमने मुख्य फोकस से होते हुए गुजार दिया। देखिए एक और प्रकाश किरण लेके आते हैं, मैं इस बार सी से लेके आता हूँ, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होते हुए लाएंगे तो वो फिर कहाँ से हो जाएगी देख लेते हैं हम खुद ही। वक्रता केंद्र से होते हुए लाएंगे तो वो वापस उसी दिशा में चली जाती है। तो वापस एक प्रकाश किरण बनाते हैं जो इसी दिशा में चली जाएगी। ये देखिए वापस उसी दिशा में चली गई। जहाँ दोनों प्रकाश किरणें कट हो रही है वहाँ पर आपको मालूम है प्रतिबिंब बन जाता है वस्तु का। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, आप देख पा रहे हैं। और जो पॉइंट्स है जैसे बात करें बी पॉइंट, तो बी का यहाँ पे बन गया बी डैश और यहाँ पे बन गया उसका ए डैश। एक और पॉइंट यहाँ पर मानेंगे आप, कोई भी मान लीजिए ए बी सी हो गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए, डी पॉइंट मान लीजिए, कोई एक पॉइंट मैंने डी मान लिया यहाँ पर। अब इस डी पॉइंट से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं, इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे इस पॉइंट से, ये देखिए इस तरीके से मुख्य अक्ष से डी से लंब डाला तो ये 90 डिग्री का कोण है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री का। और जहाँ पर ये पॉइंट आया उसको मैं पॉइंट दे देता हूँ ई, पॉइंट देता हूँ पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट है ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब दूरियां बता देते हैं इसमें, कौन सी दूरियां क्या है आपको मालूम होगा। पोल से लेकर, ध्रुव से लेकर जो ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी हो गई। उसके साथ अपन ये ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये v हो गया, ठीक है। और ध्रुव से लेकर C वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी r, और ध्रुव से ही लेकर वस्तु के बीच की दूरी हो जाएगी अपने u,
तो ये सारी दूरियां मैंने बना दी, इनको इनके नोटेशन दे दीजिए जो जो इनके है। जैसे यहाँ से फोकस की दूरी, फोकस दूरी ये हो जाएगा वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, ये है वक्रता त्रिज्या, और ये है अपने u, ठीक है, वस्तु की स्थिति। तो ये अपन ने दर्शा दी। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ढंग से जिस मैं त्रिभुज को दिखाना चाहता हूँ उस त्रिभुज को आप ढंग से देखिएगा। मैं इस त्रिभुज को दिखाना चाहता हूँ, इन दो त्रिभुजों को, एक ये हो गया और एक ये त्रिभुज। आप ये दोनों त्रिभुज देखें और दोनों त्रिभुज देखकर बताइए कि दोनों में कितने कोण आपस में बराबर है। आपको लगेगा दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों में एक एक 90 डिग्री का कोण हो गया, ये वाला 90, ये वाला 90, समझ गए बात। दूसरा कोण देखें तो आप देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण, ढंग से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर है तो ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, है ना, समरूप त्रिभुज हो गए। कौन सी समरूपता से, ए समरूपता से। दो कोण बराबर होते हैं तो समरूप हो जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिभुज ये और ये दोनों के दोनों क्या है, समरूप। हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज क्या नाम है इस वाले त्रिभुज का, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों समरूप त्रिभुज है ए समरूपता से। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो देखें अगर इसके अंदर, तो इसमें ये वाली भुजा क्या नाम है, ए बी। इसके संगत इस वाले त्रिभुज में भुजा कौन सी हो गई, इस वाले त्रिभुज में इसके संगत कौन सी भुजा हो जाएगी, ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। अब दूसरी भुजा देखें, इसके अंदर एक भुजा लें ए बी सी, इसके संगत इस वाले त्रिभुज में भुजा कौन, बी सी नहीं ए सी। बी सी ले सकते हैं पर बी सी का यहां पर कोई यूज नहीं है, ए सी। और इसके संगत इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा है, आप देख सकते हैं ए डैश सी। अच्छे से देख लीजिए आप, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर रहेगा। क्यों, समरूपता का नियम कहता है ये, ठीक है। चलिए इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब जो मैं दूसरा त्रिभुज आपको दिखाना चाहता हूं उसको आप देखिएगा, ये वाला त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज। अब आप इन दोनों त्रिभुजों को देखें कि ये दोनों भी समरूप है क्या, तो दोनों समकोण त्रिभुज है, एक एक कोण 90 डिग्री का दोनों में। और फिर से यहां पर आप ध्यान से देखें तो शीर्षाभिमुख कोण फिर से यहां पर आ गए, तो दो कोण इसमें भी बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप। तो त्रिभुज, इन त्रिभुजों के नाम क्या है देख लीजिए। सबसे पहले इसमें दे दीजिए पी एफ डी, त्रिभुज पी एफ डी, पी एफ डी नहीं, ई एफ डी, त्रिभुज ई एफ डी, ई एफ डी समरूप होगा, ई एफ डी समरूप होगा। इसका क्या नाम हो गया, फिर आप कह सकते हैं आप ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। ये दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में, और क्योंकि समरूप है त्रिभुज तो आप कह सकते हैं कि इसमें फिर नियम लगेगा। समरूपता का नियम कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसमें संगत भुजाएं देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला डीई, डीई अपॉन, इसके अपॉन में ये रहा ए डैश बी डैश, ये दोनों संगत भुजाएं, इनका अनुपात। दूसरी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना, जिसे आप एफ ई कह सकते हो, ठीक है,
ये FP FE अपॉन FE अपॉन इसके संगत कौन सी हो जाएगी इसमें, देखिए इस वाले में A डैश F, ठीक है, A डैश F। ओके, इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए आप। समझ में आ गया? इसका DE A डैश B का अनुपात और FE या फिर EF और किसका अनुपात, A डैश F का अनुपात आपस में क्या रहेगा, बराबर, क्योंकि समरूप है। अब देखिए आप इस चतुर्भुज को देखें ABDE। अब ABDE को देखेंगे तो ये दोनों तो समांतर है, हमने खुद नहीं बनाई है, मुख्य अक्ष समांतर है, ये समांतर है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक आयत है। अब क्योंकि ये एक आयत है तो इसमें सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो AB और DE बराबर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ABDE में आप कह सकते हैं AB जो बराबर है वो किसके बराबर है, DE, क्योंकि ये एक आयत है, आयत की सम्मुख भुजाएं हैं ये। दूसरी अगर बात करें कि देखिए हमने जरूर ये बहुत बड़ा द्वारक बनाया है, पर मैंने कहा है कि हम हमेशा छोटे द्वारक की ही बात करते हैं, तो ये D जो आपको इतना दूर दिख रहा है वो एक्चुअल में इतना दूर नहीं होता, D होता है बहुत पास। तो अब आप D को नज़दीक लाकर समझिए क्या होगा, D को नज़दीक लाएंगे तो अगर ये D यहाँ पर नहीं होकर यहाँ पर होता तो क्या होता, ये फिर यहाँ से अगर लंब डालते तो यहाँ से लंब डालते तो E की स्थिति देखो, E एकदम P के पास, और D को नज़दीक लाओ, और आप D को नज़दीक लाते, इधर D लाते और यहाँ से आप लंब डालते, तो यहाँ से आप लंब डालते तो आपको लगता कि ये जो लंब डालने पर जो E पॉइंट मिला वो E और P के बीच में कोई दूरी है ही नहीं, लगभग नगण्य दूरी हो गई। तो एक्चुअल में यही तो स्थिति होती है, इसी स्थिति की तो हम बात करते हैं, है ना। छोटे द्वारक की स्थिति का ही हमें केस लेना है। तो छोटे द्वारक के केस में, छोटे द्वारक की स्थिति में E व P लगभग संपाती होते हैं, लगभग संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ये संपाती होते हैं। अगर ये संपाती है, अगर E व P संपाती है तो फिर FE जो मैंने लिखा है वो FP लिखूं या FE लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि हमने कहा D बहुत पास तो E और P एक दूसरे के पास बहुत पास, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है लगभग। तो आप कह सकते हैं कि सर FE बोले हैं या फिर FP बोले हैं, दोनों एक ही होंगे। तो आप कह सकते हैं इस स्थिति में FE लगभग किसके बराबर होगा, FP के, ठीक नहीं है। तो ये जो मान है वो समीकरण 2 में रख दीजिए, उपयुक्त मान समीकरण 2 में रखने पर जब इसको समीकरण 2 में रखा जाएगा तो क्या होगा, समीकरण 2 में रखें DE की जगह मैं AB रखूंगा, DE की जगह मैंने AB रखा, AB अपॉन A डैश B डैश की जगह A डैश B डैश ही रखें, इज इक्वल्स टू FE की जगह मुझे क्या रखना होगा, FE की जगह रखना होगा FP अपॉन और A डैश F, इसे देंगे समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 1 व 3 को ढंग से देखिए। समीकरण जब आप 1 व 3 को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनका एक साइड बराबर है। 1 व 3 को देखें, 1 व 3 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो इनकी राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर कर देंगे, तो AC अपॉन A डैश C बराबर है, इसमें राइट हैंड साइड क्या है, FP अपॉन A डैश F, ठीक है। चलिए ये अपन के आ गया इन दोनों को देखने पर, ठीक। अब जो है हम AC की जो वैल्यू है, अगर मैं कहूँ AC की क्या वैल्यू है, तो आप इन चारों में से किसी के अंदर AC की वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं डायरेक्ट। AC क्या है पता ही नहीं क्या है इन चारों में से, परंतु मैं AC को ऐसे कन्वर्ट करूंगा ताकि इन चारों में से आप AC की वैल्यू को बता पाएंगे। देखिए AC को क्या ये लिखना गलत होगा क्या, AP माइनस CP। AP की लंबाई में से इतनी लंबाई है, इतनी लंबाई के अंदर से इतनी लंबाई काट दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, AC। तो ये लिखना रॉन्ग नहीं है AC को, है ना, मान तो उतना का रहेगा AC। तो मैं इस बार AC की जगह में क्या लिखूंगा, AP माइनस CP, AP माइनस CP।
क्योंकि आप खुद देखिए AP को मैं U बोल सकता हूँ और CP की वैल्यू में R लिख सकता हूँ, तो इसीलिए देखिए कन्वर्ट भी हो गया और इसको मैं इसमें रख भी सकता हूँ, इनके पदों में मान रख भी सकता हूँ, इसलिए ये सब किया। ठीक है, ऐसा कैसा A' के लिए करेंगे, A', ये रहा A', तो A' को क्या लिखेंगे, CP, इतने में से इतनी लाइन माइनस कर दीजिए, A', क्या बनेगा, A' ही तो रहेगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया, CP माइनस A', ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू FP। FP तो आपको मालूम है F होता है, तो इसमें किसी को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। A', अब A' को क्या लिख सकते हैं आप, ढंग से देखिए A' को, A' माइनस FP, A' इसमें से ये माइनस करेंगे, यही तो बचेगा, तो A' को मैं क्या लिख सकता हूं, A' माइनस FP, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये सब इस तरीके से कन्वर्ट किया कि इन सबको इनके पदों में लिखा जा सकता है, F, P, R और V के पदों में, परंतु इनके मान अभी हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए रखेंगे, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके कर मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए मान रखने पर, चलिए स्टार्ट करते हैं। AP का मान, AP का मान कैसे निकालेंगे भाई बताइए, AP क्या है, ये रहा AP, जिसको मैं U लिखता हूं, बट U माइनस का प्लस का, तो इसके लिए आप देखें धनात्मक दिशा कौन सी, आपतित किरण की दिशा धनात्मक, ये वाली दिशा धनात्मक। तो अब U को मेजर करने के लिए हम P पर, ध्रुव पर खड़े हो जाते हैं और चलेंगे इस तरफ वस्तु की तरफ, तो आप चल रहे ऋणात्मक दिशा में, तो U होगा ऋणात्मक। अब आप समझ गए होंगे सारा, तब मैं जल्दी जल्दी मान रख लेता हूँ। U माइनस का U माइनस CP, C और P बीच की वैल्यू है R, R क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक, और माइनस R लिखूंगा तो ये माइनस और R का माइनस हो गया प्लस। CP की वैल्यू अभी भी माइनस R निकाली अपन ने, माइनस A', कहाँ, ये रहा A', जिसको हम क्या लिखते हैं V, और वो कैसा, माइनस या प्लस, माइनस का V, इधर से इधर जाएंगे प्रतिबिंब की तरफ, माइनस V, और माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस V। FP क्या है, देखिए FP स्मॉल f, माइनस का माइनस, फोकस दूरी, अपॉन A', क्या हो गया, A', ये रहा, जिसको हम क्या कहते हैं V, है ना, माइनस V, फिर ये माइनस लगा दिया फॉर्मूले का। FP क्या है, F, माइनस का F, और वो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस। चलिए यहां तक अपन आ गए। अब इसका वज्र गुणा कर लीजिए आप, वज्र गुणा करते हैं, इसका गुणा इन दोनों से, फिर इसका गुणा इन दोनों से, माइनस और ये माइनस प्लस UV, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस, क्या हो गया, VR, ठीक है। तो V से गुणा कर लिया दोनों को, अब F से गुणा कर लीजिए, F माइनस FU और प्लस FR, ठीक है। चलिए ये तो आपने इसके इस तरफ को गुणा कर लिया, अब बराबर करके हम ये वज्र गुणा हम कर लेते हैं पूरा, माइनस माइनस प्लस FR और माइनस का FV। तो आप देखेंगे इक्वल के उधर भी FR है, प्लस का इधर भी FR है प्लस का, तो FR से FR क्या हो जाएंगे, कैंसल, ठीक है। अब हमको FV और U के पदों में निकालना, R के पदों में नहीं, तो इस R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2F, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2F, तो मैं इसकी जगह 2F लिख देता हूं, 2FV माइनस FU इज इक्वल्स टू माइनस FV, ठीक है। चलिए अब इन दोनों ऋणात्मक वालों को उधर भेज दीजिए ताकि धनात्मक हो जाएंगे दोनों के दोनों, और FV भी पड़ा है उधर, ठीक है, तो उधर ठीक रहेगा, UV इज इक्वल्स टू माइनस FV वहीं पर है, ये 2F भी चला गया और प्लस का FU भी चला गया इधर, तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए क्या कुछ बनता है, UV की जगह UV ही रहेगा, UV की जगह UV,
और देखिए उस तरफ क्या बना, माइनस का FV और 2FV है ना, माइनस हो जाएंगे तो प्लस का FV बचेगा, प्लस का FV। अब देखिए FU, बस FU है उस तरफ, प्लस FU। अब इस वाले समीकरण के प्रत्येक पद में UVF का भाग लगाने पर, UVF का भाग लगाने पर, UVF का भाग लगाने पर क्या होता है, देखिए जब इसमें UVF का भाग लगाएंगे, U, V और F का जब भाग लगाएंगे तो U और V तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अपॉन F बचेगा, तो क्या बचेगा 1/f इज इक्वल्स टू, इसमें जब UVF का भाग लगाएंगे तो V और F और V तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा U, इसमें FUV का भाग लगाएंगे तो आपको पता है F और U तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/v। ठीक है, तो हमारे जो ये फाइनल इक्वेशन मिली है हमको 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, और दर्पण समीकरण भी कह सकते हैं। तो आगे अपना दर्पण सूत्र और दर्पण समीकरण, इसके ऊपर कहीं बेस्ड कहीं सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए है, छोटे द्वारक के लिए है। हमारा काम कहीं नहीं अटकेगा कि हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे सब कुछ होगा सब छोटे द्वारक के लिए ही है, हमारा सब कुछ छोटे द्वारक के केस में होगा, तो हमको दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, परंतु अभी तक आवर्धन नहीं पढ़ा है, हम आवर्धन पढ़ने के बाद में फिर उन दोनों से मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तो हम इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमने जो है डिस्कस किया अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो कुछ उपयोग हमने इनके देख लिए, और उसके बाद में दर्पण सूत्र, दर्पण समीकरण, नेक्स्ट क्लास में हम आवर्धन के लिए बात करेंगे और उसका भी सूत्र डिराइव करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।